हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण देखें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में निकाली जाती है। और एक पॉइंट होता है अदर पॉइंट पर। अदर पॉइंट से कभी आपका जल्दी पूछा नहीं जाता है, इसलिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो लेकिन अक्षीय और जो निरक्षीय स्थिति है, इससे रिलेटेड आपका जो डेरिवेशन है, फार्मूला है, सूत्र का निगमन है, ये आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, बहुत रिपीटेड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर आधारित हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका अक्षीय स्थिति में 2002 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे अक्षीय स्थिति में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक डायपोल को बनाया है। ये डायपोल क्या है, ये आपका डायपोल है। एक डायपोल हमने बनाया, द्विध्रुव आघूर्ण बनाया है। ये ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश, और इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो दोस्तों कितना है, 2L है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का ये O क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो O से ये आपका आधा हमने क्या ले लिया, L ले लिया, और इसको आधा क्या ले लिया, L ले लिया। क्योंकि इनके बीच की टोटल जो दूरी होती है वो 2L होती है। तो अगर हम सेंटर पॉइंट से दोनों पॉइंट को अगर बांट दें तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी अलग अलग, वो LL होगा, ठीक है ना। और यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से एक बिंदु है इसके अक्ष पर, ये क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये द्विध्रुव आघूर्ण इसके अक्ष पर, चाहे आप इधर निकाल लीजिए चाहे आप इधर निकाल लीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थित। तो इसके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर हमें ये एक पॉइंट कंसीडर किया है P। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो हम दो के दोनों आवेशों से अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद क्या करते हैं, उनके परिणामी को हम सदिश के योग नियम से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो वैल्यू मिलती है वही क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर दोस्तों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसे हम EA वेक्टर लिखेंगे। अगर यहाँ पर लिखें तो देखिए ये आवेश है, ये दूरी है। तो इनका जो फार्मूला था 1/4πε0, आवेश क्या है Q, और इनके बीच की दूरी। तो देखिए अगर ये टोटल दूरी R है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दूरी अगर निकालें, ये दूरी कितना है L। तो इस R में से ये दूरी L निकाल देंगे तो ये वाला क्या बचेगा, R माइनस L। तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, R माइनस L का क्या होगा, स्क्वायर। अब E बराबर आप जानते हैं फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर होता है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, R माइनस L। तो यहाँ पे हमने R माइनस L रख दिया। तो R माइनस L का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका दिशा अगर देखें दोस्तों, दिशा क्या होगा, इसका डायरेक्शन। तो दोस्तों अगर दिशा की बात करें तो आप, हमने कहा कि हमेशा इसकी जो दिशा, आप जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वहां पर आप धनात्मक आवेश मानिए। तो ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इधर भेजेगा। तो यही दिशा क्या हो जाएगी, EA की दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। EA की दिशा हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर दिशा क्या होगा, A से P की ओर। दिशा क्या हो जाएगा, A से P की ओर, P की ओर। तो ये दिशा हो गया। आइए अब यहाँ पर देखते हैं इस माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर इस बिंदु P माइनस क्यू आवेश के कारण, अब इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर लेंगे, तो ये आवेश और इस आवेश से इस बिंदु P की बीच की दूरी, तो यहाँ से ये टोटल दूरी कितनी है r और ये कितना है l, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा r प्लस l। तो अगर हम यहाँ से दोस्तों लें ई बी बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बात आती है दोस्तों इसके दिशा की बात आती है, तो दिशा क्या होगा, दिशा, तो दिशा देखिए यहाँ पर धनात्मक, जब भी दिशा निकालते हैं जिस बिंदु पर निकालना होता है वहां पर हम कैसा आवेश मान के चलते हैं, हमेशा धनात्मक आवेश मानकर चलते हैं। और उस धनात्मक आवेश को हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्रोत वाला आवेश है, ये आवेश, ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अगर ये आवेश अपनी ओर खींचेगा तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, ये जो लगने वाली बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो ई बी का मान क्या हो जाएगा, आपका दिशा इधर हो जाएगा, मतलब कहाँ, पी से बी की ओर। क्या लिखेंगे, पी से बी की ओर, तो दिशा पी से बी की ओर, बी की ओर, ये दोस्तों क्या हो गया, दिशा हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे ही आपको डेरिवेशन करना है। अब यहाँ पर बिंदु हम लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो आप देखिए, अब इस बिंदु पर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो अगर यहाँ से हम निकालें तो ई वेक्टर बराबर क्या, ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर होगा कि नहीं। अब आप जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है, और सदिश का जब हम योग नियम लगाते हैं, सदिश का, सॉरी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगा, ये हमेशा अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है, सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर सम करते हैं, तो ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए क्या, दो के दोनों सदिश क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सदिश क्या है, विपरीत है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ई वेक्टर बराबर क्या लेंगे, ई ए माइनस क्या लेंगे, ई बी लेंगे। ई ए माइनस क्या ले लेंगे, ई बी ले लेंगे। ठीक है ना, ई ए माइनस क्या ले लेंगे, ई बी। अब वैल्यू को दोस्तों हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हम दो सदिशों को जोड़ते हैं और वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा घटा देते हैं। ठीक है ना, आपने फार्मूला पढ़ा है आर, क्या कहते हैं, यहाँ से ये फार्मूला निकला है, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा से। ठीक है ना, जिसमें 180 वाला जो केस होता है, विपरीत वाला होता है, वो p माइनस क्या होता है, q होता है। तो वहीं से, तो अगर हम यहाँ से e वेक्टर बराबर लें, e बराबर लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से q बाई क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ जी। चलिए, अब आगे बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ से कॉमन क्या है। तो अगर बच्चों यहाँ से देखा जाए, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्या दो के दोनों में क्यू भी कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, आर माइनस एल का क्या बच गया, होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ से आर प्लस एल का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहाँ से हम, अगर दोस्तों अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से इसका जो दोस्तों एलसीएम होगा वो क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये इनका एलसीएम हो गया। तो यहाँ से अगर देखें आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा आपका, इसका गुणा करेंगे आर प्लस एल,
तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर आपका आ गया, ई बराबर यहाँ से क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ गया। देखिए इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL ये हो गया, माइनस यहाँ का इसको ओपन करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल का। तो अगर यहाँ से दोस्तों देखें आर माइनस एल का स्क्वायर है और आर प्लस एल का स्क्वायर है, तो हम क्या पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर दोनों का एक साथ में स्क्वायर है तो हम क्या इसका पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए माइनस बी बना दिया और एक क्या बना दिया, ए प्लस बी बना दिया। एक ए माइनस बी बनाया है और एक क्या बनाया है, ए प्लस बी बनाया है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो गया। अब यहाँ से ई बराबर लेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL ये ओपन करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग देखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर देखें तो ये माइनस प्लस कट गया और ये प्लस कितना, 2 4RL हो जाएगा। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लिखें तो ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से हो जाएगा 4RL हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से एक बात क्या करते हैं, अब यहाँ से अगर देखें ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, दो चार को हम दो गुणते दो लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से क्यू इंटू 2L इंटू कितना 2। देखिए 4RL को यहाँ पे हम लिख लेंगे 2L इंटू कितना 2R ऐसे लिख लेंगे अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्या दो दूना 4 RL फिर से हो रहा है, तो इसको हमने तोड़ लिया। अब आप जानते हैं Q इंटू 2L को हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। तो हम E बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू कितना 2R अपान कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो R को जब हम लिखेंगे, जो R होता है वो आपका L से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे कंडीशन में L क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, अर्थात इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे 0। अगर इसकी वैल्यू 0 मान लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू R अपान इसकी वैल्यू 0 रख दिया तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू कितना 2R अपान ये R का पावर कितना 4, एक R से एक R क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ गया, यहाँ से जो आपका फार्मूला आया वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान कितना R³ ये आपका दोस्तों क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। किस कंडीशन में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया दोस्तों, सूत्र हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, ठीक है ना। तो
इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा माइनस से कहाँ होगी, प्लस की ओर होगी। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा में होती है। ठीक है ना। तो इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है ना। तो ये दोस्तों जब भी अक्षीय स्थिति में पूछे तो आपको क्या करना है, इतना ही लिखना है। ठीक है ना। इतना डेरिवेशन अगर आप कर देंगे तो ये आपका श्योर है कि यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। तो आप इसे तैयार रखिएगा, ये आने का जो चांस है वो मैक्सिमम है, तैयार रहेगा तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। दो डेरिवेशन है इसका, एक ये है और एक निरक्षी है। अदर पॉइंट वाला नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए उसको पूछा भी नहीं जाता, इसलिए उसे नहीं कराएंगे। लेकिन अगर देखा जाए क्लासरूम में, तो क्लासरूम में मैंने सब कुछ कराया है, तो आप तैयार रखिएगा। बाकी क्या किस्मत है, कब कहाँ से गड़बड़ा जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसका, अक्षीय स्थिति में हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब निरक्षीय स्थिति में दोस्तों क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। ये आपका डाइपोल, ये आपका धनात्मक आवेश, ये ऋणात्मक आवेश, इस पॉइंट ये आपका, ठीक है ना। और ये इनको मिलाने वाली रेखा, ये सेंटर पॉइंट O हो गया, ये दूरी L हो गई और ये दूरी L हो गई। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, ये डाइपोल बन गया। ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल के अक्ष पे होता है तो अक्षीय स्थिति, और उसके अक्ष के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे होता है। अगर इधर कहीं कंसीडर किया जाए, यहाँ पर कंसीडर किया जाए, अर्थात इसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो जब भी निकालेंगे तो इस आवेश से ये दूरी लेंगे, ये दूरी लेंगे, और इस आवेश से ये दूरी लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर इसका एंगल हम ले लें थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और यहाँ पर अगर आपको दोस्तों निकालना है तो ये दूरी अगर L है, ये R है, तो ये वाली जो दूरी होगी वो आर स्क्वायर प्लस क्या होगी, L स्क्वायर होगी। क्या ये भी दूरी वही होगी, आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट में। ठीक है ना, स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ये अगर यहाँ देखिए, क्या ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग सकता है। अगर ये दूरी L है, ये दूरी R है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का जब मान निकालेंगे तो इनके वर्गों के योग के का होगा, वर्गमूल के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो इस बिंदु से इस धनात्मक आवेश से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई ए बराबर, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी, ई ए बराबर क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्यू है, इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, तो ये आपका, इसी को लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो करड़ी है, वर्ग ये स्क्वायर रूट है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर
इसकी दिशा, तो दिशा क्या होगा, यहाँ पर धन आवेश हम रखेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस को धक्का मारेगा। तो दिशा ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। तो ये जो दिशा हुई दोस्तों वो आपका ऐसे गया, ऐसे। तो यहाँ से ई की दिशा, ई ए की दिशा। तो दिशा अगर यहाँ बात करें दोस्तों, तो दिशा दिशा ए से पी की ओर, पी की ओर, ठीक है ना, ए से पी की ओर। अगर ये दिशा ए से पी की ओर है तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात करें कि माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई बी बराबर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आवेश Q, ठीक है। तो ये आवेश लेंगे यहाँ से, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश कारण यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी जो दिशा होगी दोस्तों, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, तो ये ऋण आवेश है और यहाँ प्लस मानेंगे तो ये ऋण क्या करेगा, प्लस को अपनी ओर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इसकी दिशा पी से बी की ओर। तो यहाँ से दिशा दोस्तों क्या हो जाएगी, दिशा पी से बी की ओर, दिशा पी से बी की ओर, दिशा पी से बी की ओर, ठीक है ना। तो ये इसकी दोस्तों क्या हो गई, दिशा हो गई। ये इसकी दोस्तों क्या हो गई, दिशा हो गई। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो एक चीज जरा समझिएगा, अगर यहाँ बिंदु P पर हम सब चीज कंसीडर कर रहे हैं, इस बिंदु P पर हम सारा चीज कंसीडर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, कोण थीटा होगा, ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। अगर इसकी दिशा, ये किसकी दिशा हो गई, E2 की दिशा हो गई, ये किसकी दिशा हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये किसकी दिशा हो गई, ई बी की दिशा हो गई, ई बी की दिशा, और ये ई ए की दिशा। अगर ये कोण थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं जब भी कोई सदिश किसी कोण पर होता है तो उसका हमेशा दो लंबवत घटक आते हैं, एक क्षैतिज घटक आता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक आता है। क्षैतिज घटक हमेशा वो होता है जो थीटा से जुड़ा होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक वो होता है जो थीटा से नहीं जुड़ा होता, ठीक है ना। तो क्षैतिज घटक में हमेशा क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, और उसमें क्या लेंगे, साइन थीटा। तो इसका अगर क्षैतिज घटक देखें ई ए का, तो ई ए का क्या, ये क्षैतिज घटक होगा, एक ये घटक, ये एक ये आएगा, एक ये आएगा। तो अगर ई ए का क्षैतिज घटक देखिए तो ई ए क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। ये क्या है, अगर थीटा है तो ये ई ए कॉस थीटा होगा, और ये वाला होगा ई ए साइन थीटा होगा, ई ए साइन थीटा होगा। ये इसका हो गया। अब ऐसे ये आपका थीटा कोण पर अगर ई बी है तो इसका भी दो लंबवत घटक आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर ही आएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ई बी कॉस थीटा इधर ही आएगा, और इधर आएगा ई बी साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, ई बी साइन थीटा। अब एक मेरी बात देखिए, क्या ई ए और ई बी क्या वैल्यू सेम है, ई ए और ई बी का, और यहाँ पे साइन थीटा और ये साइन थीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यू लें तो इसकी वैल्यू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा, और वही वैल्यू इसकी होगी। तो अगर ई ए और ई बी आपस बराबर है तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये दिशा में क्या है, विपरीत है। और समान प्रकृति के आवेश अगर दिशा में विपरीत होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अगर इनका जो लंबवत घटक है, ये ऊर्ध्वाधर लंबवत घटक है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो केवल क्षैतिज घटक बचेगा। क्षैतिज घटक दो के दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ से इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर दोस्तों बात करें, तीव्रता, तो यहाँ से ई वेक्टर बराबर क्या होगा, ई ए
कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहां से ले ई वेक्टर बराबर, तो यहां से क्या होगा ई ए प्लस क्या होगा ई बी, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ई ए और ई बी क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से बात करें, अब यहां से बात करें, क्या बात करें, अगर यहां से देखें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखें, तो वैल्यू हम रख सकते हैं ई वेक्टर बराबर ई ए का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ई बी का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये क्या आ गया कॉस थीटा। अगर दोस्तों यहाँ से कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होता है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर ये थीटा लेते हैं, तो थीटा अगर दोस्तों लेते हैं, तो मान लीजिए ये थीटा है, ये चाहिए वाला ले लीजिए, तो आधार आधार इस थीटा के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये आर, ये एल और ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये थीटा, तो थीटा के लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो आधार कितना एल, कर्ण कितना स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान हम ये रख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर रखें, तो कॉस थीटा का मान इंटू एल अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए ये एक ये और ये सेम है, एक एक क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, तो ई वेक्टर बराबर दो गुणते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका घात हम एक मान सकते हैं, इनटू इसी एल को हम लिख सकते हैं, और ये करड़ी अगर हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और करड़ी का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर अब दोस्तों यहाँ से हम लिखना चाहें, अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू दो का एल में गुणा कर देंगे 2l अपान ये एक घात और ये 1/2 घात, दोनों ये आधार क्या है दोनों का समान, और इसका एक घात और ये 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात कितना 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, दो एक कम दो एक 3/2 हो जाएगा। अब इसी जो यही जो वैल्यू होती है वो किसका वैल्यू होता है पी का, तो हम यहाँ से लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात कितना 3/2। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जो r की वैल्यू होती है वो l से क्या होती है बहुत बड़ी होती है, इसका मतलब l क्या होगा लगभग शून्य के बराबर होता है, बहुत छोटा होता है r की तुलना में। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे, l की जगह पे 0 रख देंगे, तो यहाँ से e वेक्टर बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर प्लस 0 का घात 3/2। अब दोस्तों इसी को अगर हम यहाँ पर लें ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान, तो आर स्क्वायर घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान कितना आर क्यूब। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया दोस्तों सूत्र हो गया या व्यंजक हो गया। ठीक है, तो ये आपका इतना डेरिवेशन आप इतना तैयार कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। ये दो के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। इसका जो न्यूमेरिकल है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो इस पर आधारित या और भी जो न्यूमेरिकल है उसको क्या करेंगे देख लेंगे। तो इस चैप्टर से जो आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं अब तक जितने भी बने हैं आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें। अगर आपको
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।